हेलो एवरीवन। उप्स, इट्स नमस्ते। पूरी दुनिया नमस्ते को अपना चुकी है, हमारी भारतीय संस्कृति को। सो वी शुड बी प्राउड ऑन आवरसेल्फ टू बी एन इंडियंस। सो नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो में क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। वेलकम बैक टू क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। हमारे शो में हम डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके किस्से कहानियों के बारे में जानेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनकी क्वारंटाइन डेज के बारे में जानेंगे। और आज हम मिल रहे हैं जॉर्ज फ्रीमैन से। जितना ही इंटरेस्टिंग इनका नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग इनका काम भी है। ही इज अ फैंटास्टिक एनिमेटर, अ कार्टूनिस्ट, अ ग्राफिक डिजाइनर. He is the only one who has designed a comic on the legend दारा सिंह जी। तो मैं वेलकम करती हूँ जॉर्ज फ्रीमैन जी का इन माई शो क्वारंटाइन विद शिखा कलसी। सो आई वेलकम यू जॉर्ज फ्रीमैन टू माई शो। थैंक यू। तो जॉर्ज, मेरा पहला सवाल है कि पंजाब में रहते हुए, अमृतसर में रहते हुए लस्सी कुलचे छोले के साथ एक लड़के ने गांव में रहते हुए कैसे सोच लिया कि उसको एक एनिमेटर बनना है। मतलब एनिमेटर इट्स लाइक कि बहुत डिफरेंट सी फील्ड है, बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है इस साइड की, उन्हें धीरे धीरे। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपको काफ़ी सालों से मेहनत करनी पड़ती है, उसी के बाद आपको उसकी टेक्निक्स का पता चलता है। तो आप मुझे प्लीज़, मुझे भी और ऑडियंस को भी बताएं कि किस तरह से आप एनिमेशन की तरफ बढ़े और कैसे आपकी कहानी शुरू हुई। एनिमेशन में कैसे आए? एक तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट भी था इसमें, कार्टून्स वगैरह देखना एंड ऑल। तो फिर मैं फाइन आर्ट्स में जब आया तो एक क्यूरियोसिटी थी माइंड में शुरू से कि ये बनते कैसे हैं। तो सभी के अलग अलग इल्यूजन से 90s में तो कुछ पता नहीं था किसी को ना, तो इल्यूजन्स थे। तो फिर जब मैं फाइन आर्ट्स में यहाँ पे आया, फिर मैंने वो कार्टून्स बनाने शुरू करे, कैरिकेचर्स। फिर मेरे माइंड में आया कि यार जैसे वो मूव होते हैं, इनको मूव करें। तो फिर वो स्टडी करते 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 फिर एनिमेशन में उतरा, मतलब कॉमिक्स, फिर स्टोरी बोर्डिंग, फिर एनिमेशन। ऐसे मतलब जर्नी बना, एकदम से नहीं हुआ, एक जर्नी की तरह मतलब मेरी लाइफ में रहा है। मैंने भी काफ़ी सुना है और आपने भी काफ़ी सुना होगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं, लड़के, मेल आर्टिस्ट, गिटारिस्ट, पेंटर्स, सिंगर्स, कार्टूनिस्ट उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत होती है, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी। तो मुझे थोड़ा सा तो जानना है आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग के बारे में कि वो आपकी कितनी है और कैसी है। ठीक है, मतलब मजाक कर रहे हो? भी मजाक ऐसा कुछ सीन नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कॉलेज में हम थोड़े गहरे दोस्त थे, अब हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब जितनी भी फीमेल फैन फॉलोइंग है सिर्फ आपकी दोस्त है। जस्ट फ्रेंड्स। सिर्फ दोस्त, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक की इज्जत होती है यार, कोई किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ पे रहे वो खुश रहे यार, भगवान उन्हें और खुशियां दे ना, और जो आपको खुश करते हैं। आप एनिमेशन की फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, काफ़ी नाम कमा चुके हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ करने वाले हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आप एनिमेटर नहीं होते तो क्या होते? मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई आर्ट का ही काम कर रहा होता, या मैं पेंटर होता, आई मीन पेंटिंग एंड ऑल। या मैं बस पेंटर ही होता, नहीं तो कॉमिक और कैरिकेचर्स तो मैं करता ही हूँ। जैसे santabanta.com के लिए करे थे, तो कैरिकेचर्स तो अभी भी मैं करता ही हूँ। कॉमिक्स, जैसे आपको पता ही है, कॉमिक्स वगैरह है ना, तो ये फैसिनेट करती है कि अगर मैं कुछ और ना होता तो आर्ट की फील्ड में कुछ तो होता, मतलब आर्ट के बिना मैं कुछ नहीं होता।
जैसे हम जानते हैं कि आपने द लीजेंड दारा सिंह जी के ऊपर कॉमिक बनाई है, उसको डिज़ाइन किया है, तो ये सफ़र आपका किस तरह से शुरू हुआ? कैसे ये सोच पनपी कि मुझे कुछ इस तरह का काम करना चाहिए? ये एक लंबा प्रोसेस है और काफी मतलब एक जर्नी टाइप कह सकते हैं आप कि जब भी 2012 के पास जब वो दारा सिंह जी थे तभी से मैं जब इनकी बारे में सुनता था नॉल, तो मुझे था कि यार मैं कॉमिक कर रहा था गुरु नानक देव जी के ऊपर, तो मुझे लगा कि यार मतलब अपने पहलवान हैं वो और वर्ल्ड हैवीवेट रेसलर हैं, उनके ऊपर तो करने चाहिए। तो तब उनका देहांत हो गया बहुत साल पहले, तो तब से मेरे माइंड में था। तो अभी इतने सालों के बाद 2018-19 में मतलब बिंदु सर से बात हुई और लकीली मतलब मेरे भाई का लिंक था उनसे और उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया और वो मतलब वो हो गया। फिर वो स्पॉन्सर के कारण हम उसे लॉन्च एक तो फोटो रियलिस्टिक बना सके और अमेजोन के ऊपर भी हम उसको मतलब लेके गए। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो था कि आप कहीं से भी बाय कर सकते हो और हमने कॉमिक कॉन में भी लॉन्च करा उसको। तो इट वाज लाइक ह्यूज थिंग। वो सब कुछ जुड़ता गया, जैसे दारा सिंह जी का नाम है वैसे सब बड़ी चीजें जुड़ती गई। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आपने दारा सिंह जी के ऊपर कॉमिक बनाई, आपने उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया होगा, उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। तो इस रिसर्च के दौरान आपको क्या उनके बारे में क्या ऐसी चीज़ों का पता चला, आपको क्या ऐसी प्रेरणा मिली जो आपने अपने जीवन में लाई और आपको लगा कि मुझे ये चीज़ अपने जीवन में लानी चाहिए? तो क्या वो प्रेरणा का क्या स्रोत है दारा सिंह जी की लाइफ से आपके जीवन में? उनके जीवन में एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम बचपन में कोई चीजें सुनते हैं तो इतनी ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं लोग, यू नो। किसी से सुना तो ऑथेंटिक नहीं था। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है और सब कुछ अवेलेबल है उनके बारे में भी। तो उनकी जब बुक्स पढ़ी और बिंदु सर उनके बेटे से खुद से हमने जो बात करी, जब उन्होंने बताया कि मेरे फादर ऐसे थे, तो बहुत सारे इल्यूजन्स थे तो वो हट गए और वो एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज देते हैं, मतलब कि आप मेहनत से भी चीजों को अचीव कर सकते हो। सपोज कोई कंप्यूटर फ्रीक है आजकल, जैसे कंप्यूटर का ही जमाना है, तो इट डजंट मीन के पहलवान भी वो बदल गया, वो कुछ बदला है, वो सब चीजें वैसी चल रही हैं। और मतलब इफ यू डू हार्ड वर्क, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जैसे कि एक कुछ ना होके वो एक रेसलर बने शादी के बाद, एक बच्चे के बाद, और फिर वो एक एक्टर बने, डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बने और बहुत सारी संस्थाओं को उन्होंने डोनेट भी करा। तो जब अपनी लड़ाई लगी थी तब भी उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारा डोनेशन दिया था। तो मतलब एक जीवन काल में उन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया, तो वो इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है, पॉजिटिव इतना ज्यादा है कि कोई गलत काम ना करके भी, जैसे आजकल लोग करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट ना अपना के भी आप कामयाब हो सकते हो। और वो तब कामयाब हुए थे जब इंटरनेट भी नहीं था, और लोग आजकल का सहारा ले रहे हैं कि इंटरनेट से ही आप फेमस हो सकते हो। वो लेजेंड बंदे थे, ओल्ड स्कूल थे, इंटरनेट के बिना भी खतरनाक फेमस थे, वो आज भी है। इन क्वारंटाइन डेज में मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर आप क्वारंटाइन होना चाहें तो आप किसके साथ क्वारंटाइन होना चाहेंगे? लिविंग के डेड। डेड के साथ तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप क्वारंटाइन हो, बट ऑफ कोर्स किसी लिविंग बीइंग के बारे में मुझे बताएं, आप किसके साथ क्वारंटाइन होना चाहेंगे? लिविंग, दो ऑप्शन है यार, थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब क्या करें। एक तो जो ये कबीर सिंह मूवी वाली है, कियारा एडवानी। ओह माय गॉड, सीरियसली? मतलब मामा मिया, क्या चेहरा है वो। सादगी और वो सारा कुछ, यू नो, शी इज लाइक लवली लेडी। और उसमें एक्टिंग स्किल्स भी हैं। आई बिलीव इन दैट वो सोक्रेटिस की फिलॉसफी के कटोरी यूजेबल भी होनी चाहिए। तो शी इज एन एक्टर प्लस ब्यूटीफुल, तो दोनों चीजें साथ में है।
सेकेंडली अगर किसी के साथ होना चाहूँगा तो वो है ये गीतांजलि राव, जो इंडियन एनिमेटर हैं, जिन्होंने फादर ऑफ इंडियन एनिमेटर जो थे राम मोहन जी, उनसे सीखा। तो उनकी अभी ये बॉम्बे रोज मूवी है, बहुत ज़्यादा हिट गई। जितने भी ये फेस्टिवल्स हैं, कांस उन्होंने पहले जीत लिया था, और वो खूबसूरत भी हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ किस्से कहानियां होती हैं, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावने, कुछ अनोखे। मेरी जिंदगी में भी हैं। पर फिलहाल ये आपका इंटरव्यू है, तो मैं आपसे कुछ एक ऐसा किस्सा जानना चाहूंगी जो आप कभी ना भुला पाए हो। लद्दाख ट्रिप, वो मौत का कुआं मैं कभी नहीं भुला सकता। हर 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 मोड़ पे मौत है यार। मतलब वहां एक कोटेशन सही जचती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। आई मीन, बट वहां पे जैसे लिखा आता है कि इट्स अ वर्जिन वैली, वो बात सच है। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको जरूर जाना चाहिए, और वो आप भुलाओगे नहीं। लोग तो कई बार जाते रहते, बट वो मौत का कुआं था मेरे लिए, वो मैं भुला नहीं सकता, और मैं दोबारा जाऊंगा भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। आपका पहला क्रश या आपका पहला प्रपोज, कुछ इसके बारे में मुझे बताएं। मैं शायद बचपन से ही आर्टिस्ट था, तो प्यार तो मतलब 4th क्लास से ही शुरू हो गया था मेरा तो। फिर मुझे बताया मैंने, मतलब काफी मैथोलॉजीज वगैरह पढ़ी, तो कहते कि प्यार बांटना चाहिए, तो फिर मैं बांटता गया। तो जब भी आप प्यार करते हो वो पहली बार ही होता है। आपने पंजाब में भी बहुत काम किया है, आपने मुंबई में भी बहुत काम किया है, तो मुझे ये बताएं कि आपको ज्यादा मजा काम करने का कहाँ आया, पंजाब में या मुंबई में? काम करने का मजा मुंबई में है, क्योंकि एक ड्रीम सिटी ऐसे नहीं बोलते, आपको मुंह मांगी मतलब कीमत मिलती है आपके काम की। बट पंजाब रहने के लिए बहुत बढ़िया है, खाने पीने के लिए। काश ये दोनों कॉम्बिनेशन कहीं मिल जाए। आई मीन, इट्स अमेजिंग थिंग। बट वहां पे श्रद्धा है, इज्जत है, लेकिन हाँ, मतलब मनी इज नॉट देयर, क्योंकि लोग इतने रूबरू नहीं है काम, आई मीन इंडस्ट्री के साथ, एनिमेशन के साथ, आर्ट के साथ। आई मीन प्रोफेशनली। वैसे आर्ट बहुत है यहाँ पे, मतलब बॉम्बे में बहुत सारे आर्टिस्ट पंजाब के ही हैं, बट पंजाब में प्रॉब्लम है। तो काम करने का मजा यहाँ पे है, बट पंजाब में रहने का है। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप मैसेज देना चाहते हो, जिसको आप मिस कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन वो मैसेज दे सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, ये मैसेज आपके लिए है। पता नहीं यार, वो मेरे स्टेटस तो चेक करते रहते हैं। कुछ है ऐसे लोग जिन्हें पता मैं कैसा हूँ, वो गलतियां करते हैं, मतलब यू नो, बहुत सारी बार उन्हें माफ करा गया उन्हें वो, बट यू नो कुछ तो खुद को सोचना चाहिए भाई, क्या चीज की लिमिट होती है। और जिनसे आप कर रहे हो, हमने भी घाट घाट का पानी पिया यार। आवाज से पता चल जाता है कि मछली कितने पानी में है। तो यू नो, उस्तादों के साथ उस्तादी अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, माफी मांगेगा तो माफ कर दिया जाएगा। तथास्तु। अच्छा, हिंदुस्तान में एनिमेशन के क्या स्कोप है? इंडिया में इस टाइम पे एनिमेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। जस्ट इन लाइक 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ देर उसमें कॉस्मो माया, जिसमें मोटू पतलू बनते हैं, उसमें काम करा है। और 1-2 मेरे दोस्त हैं जो ग्रीन गोल्ड, जिसमें ये छोटा भीम बनता है। तो मैंने देखा है कि इनके पास इतना ज़्यादा काम है एनिमेटिक्स और एनिमेशन, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग को लेके इतना काम है कि इनके पास लोग कम पड़ रहे हैं और ये बाहर से आउटसोर्स करते हैं। तो बहुत खतरनाक स्कोप है, लेकिन आप अपने काम में माहिर होने चाहिए।
और काम लेने के लिए आपका लिंक होना चाहिए। पैसा बहुत है। सोचो इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं यार वो 2D और 3D एनिमेशन के बेसिस पे। कितने सारे कार्टून्स आ रहे हैं, अभी सैलाब आया है क्योंकि मोटू पतलू ने और छोटा भीम ने बहुत अच्छी मार्केट क्रिएट कर दी है। और कुछ अच्छी मूवीज भी आई हैं, जैसे कि ये 3D में जो सक्सेस हुई है वो उसमें 4 साहबजादे हैं। और छोटा भीम भी देखने जाते हैं लोग, अभी भी 3D वाला उसमें बहुत अच्छा काम हुआ था। और अभी तो डोरेमोन आउटर सोर्स भी कर रहे हैं लोग कि उसको भी मतलब सस्ते में मिल जाता है इसलिए चला देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, लेकिन अभी मतलब इट्स अ बूम, बहुत सारे लोग पैसा इसमें लगा रहे हैं। बट एक पैसा बहुत है, बट एक प्रॉब्लम है, जो ज्यादातर लोग हैं वो भीड़ है ना। कॉन्सेप्ट कोई कोई निकलता है और वो मतलब चमकता है, तो बहुत पैसा बहुत है इस टाइम पे है, पहले नहीं था पर अभी है। आपने एनिमेशन में बहुत काम किया है, आप काम कर भी रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट्स के लिए काम किया है आपने, काफ़ी स्टूडियोज़ के लिए काम किया है, तो ये आपके लिए एक ऑफिस जॉब है, जाना आना काम करना। लेकिन आप अब जब अपने घर जाते हैं, जब अपने गांव जाते हैं और लोगों को ये पता है कि आपने कॉमिक बनाई है द लेजेंड दारा सिंह जी के ऊपर, तो उनके कैसे रिएक्शंस आते हैं आपके लिए? वहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वहाँ पे तो इतनी बड़ी बात है कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो कॉमिक कर ली बॉम्बे में तो बहुत ही बड़ी बात है। और सच तो ये है कि वाकई में अगर आपने बॉम्बे में कुछ कर लिया तो वो बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिलता, यहाँ मौके छीनने वाले लोग हैं बहुत सारे। और अगर आपने बॉम्बे में कुछ करा है तो आपने बहुत बड़ा ही कुछ करा है। कई लोगों के साथ मेरी फोटोज भी देखते हैं वो, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो और मेरे काम को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार कुछ पहुंचा है। एक पॉजिटिव सा आई गेस इफेक्ट मिलता है उन्हें, क्योंकि उनकी नज़र में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखी अपने टाइम पे। और एक ना कहानी जैसा भी लगता है शायद उन्हें कि यार हाँ अगर ऐसे करते रहो तो हो जाता है यार, उस बंदे ने करा है। तो मैं भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हूँ मैं लोगों को, अपनी जो मेरी पर्सनल लाइफ जानते हैं उनको तो ज़्यादा देता हूँ, एग्जाम्पल भी देते हैं मेरा थोड़ा बहुत। तो जॉर्ज फ्रीमैन अपने आप से क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ चाहते हैं जो आपको लगता हो कि ये मैं कर दूं, ये मुझे करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, मतलब जब ये एनिमेशन वगैरह के बारे में सोचो या कार्टून्स के बारे में सोचो तो 2-3 नाम सामने आते हैं, जिसमें जो कि मुझे लगता है कि जैसे डिज्नी है, उन्होंने एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी है। और एक है जिबली स्टूडियोज, उन्होंने बोला कि हाँ डिज्नी है, ठीक है हम भी हैं। तो ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है। लोग अभी जानते हैं मांगा उनका स्टाइल है, या एनिमेशन बोलते हो ना, तो डिज्नी से हटके है वो बिल्कुल, और वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कुछ अपनी छाप छोड़ के जाना, जैसे हर एक एनिमेशन डायरेक्टर या पेंटर का रहता है कि, या एक अमिताभ बच्चन जैसे हैं उनका एक स्टाइल है, मतलब एक स्टाइल और एक छाप छोड़ के जाना, ये एनिमेशन फील्ड में खासकर। तो आर्ट से रिलेटेड भी होगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जैसे लोग एनिम को फॉलो करते हैं, मांगा आर्ट को फॉलो करते हैं, उसकी कॉमिक का स्टाइल, आंखें बड़ी बड़ी बनानी, जबकि वो बिल्कुल कंट्रास्ट है। जापानीज की आंखें एकदम लाइन जैसी छोटी छोटी है, लेकिन उनके कार्टून्स की आईज बड़ी बड़ी है। तो जो वो एक्चुअल में नहीं है, उन्होंने उस चीज को अपनी आर्ट से हासिल करना चाहा, और नो डाउट सारी दुनिया मानती भी है। तो इस तरह का कुछ इंडियन स्टाइल, हाँ अभी गीतांजलि राव ने कुछ ऐसा करा है, इंडियन स्टाइल उनकी आर्ट में, उनकी एनिमेशन मूवी जो बॉम्बे रोज है उसमें दिखाई दिया, और बहुत खूब दिखाई दिया। तो ऐसा कुछ खुद से चाहता हूँ कि सेट करके जाए यार कुछ अलग सा। अब लास्ट 2 मैसेजेस आपकी साइड से, एक तो हमारी यंग जनरेशन के लिए जो एनिमेटर्स बनना चाहते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिले, और दूसरा मैसेज ऑडियंस के लिए। सभी दर्शकों के लिए और एनिमेटर्स के लिए
एक शब्द है जो सभी क्यूरियोसिटी और सभी चीज़ों को डिफाइन करता है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि आप में दीवानगी होनी चाहिए। किसी चीज़ को लेके आप दीवाने हो, जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है तो बार बार एक उठता है आपके अंदर से कि देखना, उसको बार बार मिलना है, बात कर रही है ऐसे। तो जब भी आप किसी भी फील्ड से हो, आपको अपनी फील्ड से वो इश्क हो जाता है, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो इंस्पिरेशन से भी ऊपर है। I mean, जिसको हुआ है वही जाने, जिस तन बीते वो तन जाने। तो जिनको किसी चीज से इश्क हुआ है या किसी से इश्क हुआ है, वो जान सकते हैं कि किसी फील्ड के साथ जुड़ना, दीवाने होना उसके लिए, वो तो नुसरत की कवालियां जैसा है ना। जॉर्ज फ्रीमैन, थैंक यू सो मच। आपने आज अपनी किस्से कहानियां सुनाए, अपने बारे में बताया, अपने करियर के बारे में बताया, कुछ यंग जनरेशन को आपने नए एस्पिरेशंस दिए। थैंक यू सो मच। आप शो पे आए, अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। आज आप मिले हैं जॉर्ज फ्रीमैन से। इसी तरह अगले एपिसोड में आप मिलेंगे नए पर्सनैलिटी के साथ, सुनेंगे उनके किस्से कहानियां। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वारंटाइन विद शिखा कलसी।